मेरा नाम तानिया है। मेरे पापा की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद से मैंने कई जगह नौकरी ढूँढी ताकि मैं अपने परिवार की कुछ मदद कर सकूं, लेकिन नहीं मिला। मेरे पापा जहां पहले काम करते थे, मैंने उस अस्पताल में एक बार जाकर ट्राई किया, तो मुझे वहां काम मिल गया। कुछ दिनों तक मैं वहां काम की, लेकिन वहां की जो हालात थे उन्हें देखकर मुझे बहुत ही हैरत होती। उस अस्पताल में रोज़ाना 2-3 आदमियों की मौत हो जाया करती थी और इस सब के बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कहता था, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। मैं जिस डॉक्टर के साथ काम किया करती थी, मैंने उनसे कहा भी कि ये कैसा हॉस्पिटल है, जहाँ पर हर रोज़ 2-3 आदमियाँ मरते हैं। ज़रूर यहाँ पर कुछ गलत होता है, ज़रूर इस अस्पताल का कोई राज है, वरना रोज़ाना ऐसे 2-3 लोगों का मरना यह कोई कुदरती मौत नहीं है। लेकिन उस डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें इन सब के बीच में नहीं पड़ना है, तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन मैं उस डॉक्टर की नहीं सुनी और एक दिन उस वार्ड में जाकर छिप गए, जिस वार्ड में रोज़ लोगों की मौत होती थी। कुछ देर बाद जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि डॉक्टर मरीज के साथ। मेरी उम्र 19 वर्ष है। मेरे परिवार में मेरे मम्मी-पापा, चाचा-चाची, मेरे भाई-बहन और दादाजी हैं और मैं बस इतने ही लोग हैं। अपने माँ-बाप की इकलौती लड़की हूँ। मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरे पापा एक डिस्पेंसरी में काम करते हैं। मेरी माँ और चाची घर का काम संभालती है। मेरा चाचा का लड़का 21 वर्ष का है और उनकी बेटी 15 वर्ष की। मेरे पापा की शादी के 5 साल बाद मैं पैदा हुई। मेरी मम्मी कहती है कि उनको कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। इसके लिए उन्होंने बहुत जगह पर जाकर इलाज करवाया, बहुत मन्नतें मांगी, तब जाकर मैं पैदा हुई। हम सब साथ में ही रहते थे। मेरे चाचा एक पुलिस ऑफिसर थे। वह हमारे शहर में ही पोस्टेड थे, जिसकी वजह से हम सब साथ ही रहते थे। शहर से कुछ दूरी पर ही हमारा घर था। मैं भी पढ़ाई ही कर रही थी। मुझे पढ़ाई करने के लिए हमारे शहर, जो थोड़ी ही दूरी पर था, वहीं जाया करती थी। मेरे चाचा का लड़का आदित्य हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। मैं और आदित्य एक साथ ही पढ़ाई करने के लिए जाते। हम दोनों में काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था। मेरे दादू हमारे ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। पापा ने उनसे कितनी बार कहा था, आप पढ़ाना छोड़ दीजिए, हम लोग हैं ना, अब हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन दादा साफ मना कर देते थे कि मैं जानता हूँ बेटा, तुम लोग हो, लेकिन मैं घर पर बैठकर भी क्या करूँगा, अकेला कहीं पर बैठा रहूँगा। इससे अच्छा है थोड़ा ज्ञान ही बच्चों में बांट दूँ। इस पर पापा और चाचा कुछ नहीं कह पाते थे। मेरे पापा बहुत ही मेहनत और लगन से अपना काम करते थे। इसी की वजह से एक बार एक डॉक्टर ने उनका मेहनत और लगन देखकर उन्हें अपने हॉस्पिटल में ऑफ़र कर दिया। मेरे पापा उस बड़े से अस्पताल में जाने के लिए मान भी गए, क्योंकि वह आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। मेरे पापा तो उस अस्पताल में काम करने के लिए चले गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमने कभी नहीं की थी। मेरे पापा शाम को अस्पताल से घर आ रहे थे कि रास्ते में ही सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और इस हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। कहाँ हम इतना खुश थे और ये अचानक से क्या हो गया। मेरी मम्मी का तो बहुत बुरा हाल हो गया था, बेहोश पर बेहोश हुए जा रही थी। मेरे चाचा भी घर घर आ गए थे। मेरी चाची मेरी मम्मी को संभालने की कोशिश करती, लेकिन मेरी मम्मी का तो बहुत बुरा हाल था। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हुआ है, सिर्फ रोती जा रही थी। सब लोग हमारे परिवार को सांत्वना दे रहे थे, हौसला दे रहे थे, लेकिन यह समय बहुत ही दुखमय था। मेरे पापा का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिनों के बाद चाचा भी अपने ड्यूटी पर चले गए। हम तीनों ही घर में बच गए थे, मैं, मम्मी और दादा। मेरे दादा अब किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, चुपचाप अकेले बैठे रहते। एक बूढ़े आदमी के लिए अपनी जवान बेटी को कंधा देने पर कैसा महसूस होता है, वह तो एक बाप ही समझ सकता है। मेरे दादा अब खोए खोए से रहने लगे थे। जब से मेरे पापा की मौत हुई थी, तब से माँ ने भी कभी ठीक से खाना नहीं खाया था। हमारे घर में कोई भी अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती। मैं मम्मी के सामने भले ही शांत रहती और अपने आप को संभाल लेती, लेकिन अकेले में पापा को याद करके बहुत रोती थी। हमारे घर पर हमारी देखभाल करने वाला या घर की ज़रूरत पूरा करने वाला कोई नहीं था। चाचा तो हमें कह कह गए थे कि घर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर का खर्च मैं भेज दिया करूँगा। लेकिन इस महंगाई के दौर में एक आदमी की नौकरी से क्या ही होने वाला है। और तो और शहर का खर्चा भी ज़्यादा होता है, और एक एसआई की सैलरी भी कितनी होती है। मेरे चाचा अपनी तरफ से हर कोशिश करते, लेकिन नहीं हो पाता। कभी भी कभी यहाँ कम पड़ जाता तो कभी वहाँ। ऊपर से उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी तो थे। इसीलिए मैंने सोचा, क्यों ना अब मैं ही कोई जॉब ढूंढूं, जिससे चाचा की भी बहुत काम हो जाएगा और हम भी अच्छे से रहेंगे। अब दादा भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करते थे। मैंने सोचा, मेरी आधी पढ़ाई तो ख़त्म ही हो गई है, मैं भी अब जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे टाइप का कोई जॉब ही नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा, मेरे पापा तो डिस्पेंसरी में काम करते थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। डिस्पेंसरी का बहुत काम मुझे आता है और जो बाकी है उसमें रहकर सीख लूँगी और कुछ पैसे भी हो जाएंगे, जिससे घर का कोई तो मसला हल हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद से मेरे दादा भी बच्चों को पढ़ाने जाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब हमारे घर में जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं है, अब उन्हीं को ये सब संभालना पड़ेगा। मैंने दादा से कहा भी था, दादाजी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप काम पर मत जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर का ख्याल रख लूँगी। तो मेरे दादा कहने लगे, तू अभी इतनी छोटी है, तू क्या ख्याल रखेगी, अभी तो तेरा ही ख्याल हमें रखना पड़ेगा। लेकिन मैं माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। अगले दिन मैं इस डिस्पेंसरी में गई, जिस डिस्पेंसरी में मेरे पापा काम किया करते थे। मैं उन लोगों से कहा कि पहले हमारे पापा यहीं पे काम करते थे, मैं उनकी बेटी हूँ। जब उन्हें पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्होंने मुझसे बहुत ही प्यार से बात किया और पूछा कि क्या बात है, किस सिलसिले में यहाँ आई है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेरे पापा की जगह पर काम पर रख लीजिए, मुझे सब आते हैं, थोड़े बहुत ही काम मुझे नहीं आते हैं। आप थोड़ा कम पैसा भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन कितने लोगों का इलाज भी किया है। लेकिन मैं बहुत ही दुख के साथ कहूँगा कि हम तुम्हें नहीं रख सकते, हमारे डिस्पेंसरी में जगह फुल हो गई है। एक्स्ट्रा लोग रखेंगे तो हमारा इनकम भी उतना नहीं है और पुराने लोगों को हटाना भी ठीक नहीं है। तुम समझ सकती हो वह कहाँ जाएंगे काम मांगने, और अचानक से अगर हम उनको हटाएंगे तो हम उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, जिससे हमारे डिस्पेंसरी पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तुम समझदार लगती हो, समझ जाओगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, मैं समझ सकती हूँ। थैंक यू कहकर मैं वहाँ से चली आई और घर आ गई। घर आई तो मम्मी पूछने लगी, कहाँ गई थी, कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो पता ही नहीं चल रहा। मैंने मम्मी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मैं टेंशन में थी कि मैं क्या करूँगी, मुझे तो काम मिल नहीं रहे हैं, मैं अपने परिवार की परेशानी को कैसे दूर करूँगी। तभी याद आया कि पापा जिस हॉस्पिटल में काम करते थे वो तो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था, वहाँ कोई ना कोई काम मुझे ज़रूर मिल जाएगा। यही सोचकर मैं घर से बाहर जाने लगी। तभी माँ ने कहा, कहाँ जा रही हो, रुको, क्या हो गया है तुम्हें, कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कुछ बताती भी नहीं हो। मैंने माँ से कहा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी काम से जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दादा भी वहीं पर थे, उन्होंने कहा, अरे बच्ची है, जाने दो, बाहर जाएगी आएगी तो इसका मन भी लगा रहेगा, इसकी पढ़ाई भी नहीं चल रही है, अपनों दोस्तों के साथ जा रही होगी। दादू ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और जाने दिया। मैं अपने घर वालों को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर मैं बता देती तो मुझे काम ढूंढने नहीं देते। मैं भले ही इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन अपने घर वालों की नज़र में तो बच्ची ही ना समझ ही थी। मैंने अपनी साइकिल उठाई और उस अस्पताल के लिए निकल गई। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं वहां गई तो वहां के हेड से जाकर मिली। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं उनकी बेटी हूं। अगर कोई काम है तो आप मुझे इस काम पर रख लीजिए, फ़िलहाल में मुझे उस काम की बहुत ज़रूरत है।
उन्होंने कहा हमारे पास काम तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत को देखकर हम तुम्हें रख लेंगे। कल से तुम काम पर आ जाना। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद सर, और कहकर घर चली आई। घर आई तो सबसे पहले मैंने मम्मी को ये बात बताई। दादा तो घर पर थे नहीं। मैंने सोचा जब वो आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। मम्मी ने कहा तुझे क्या ज़रूरत है कहीं जाने की, देख रही है ना आज का ज़माना भी कैसा है। मैंने माँ से कहा अरे माँ आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हर जगह ऐसा नहीं है। और आप तो देख ही रही है, दादा की भी अब उम्र हो गई है और चाचू अकेले परेशान हुए जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे कुछ मत कहिए। मेरी माँ कुछ कहते कहते चुप हो गई। शायद उन्हें भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं ठीक ही कह रही हूँ। तभी मेरे दादू आ गए और पूछने क्या हुआ, किस चीज़ की मीटिंग हो रही है। मम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर दादा तो खुशी हो गए। उन्होंने कहा क्या बात है, मेरी छोटी सी बेटी कब बड़ी हो गई। तो मैंने दादू से कहा दादू जब जिम्मेदारियाँ आती है ना तो छोटा इंसान भी बड़ा हो जाता है। ये सुनकर मेरे दादा खामोश हो गए। कहाँ मैं इतनी शरारती, दिन भर मौज मस्ती में गुजारती, घूमते फिरते, और आज इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी। ये सोचकर मेरे दादा कुछ कह नहीं पाए। मैं बहुत ही खुश थी कि मैं कल से काम पर जाऊंगी। सुबह मैं जल्दी उठी और नहा धोकर खाना खाकर तैयार होकर मेरी माँ ने मुझे टिफ़िन में खाना दे दिया और कहा बेटा दिन भर काम करोगी, दोपहर में खाना खा लेना। मैं टिफ़िन ले लिया और निकल गई अपनी मंजिल पर। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं हॉस्पिटल आ गई। एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल था। उस अस्पताल का उस शहर में बहुत ही नाम था। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गई तो मुझसे उन लोगों ने कुछ सवाल पूछा। मैंने उसका सब सही सही जवाब दे दिया। उन लोगों ने कहा अस्पताल के बारे में काफ़ी नॉलेज है, इसीलिए तुम्हें एक नर्स की पोस्ट मिलेगी। मुझे वहाँ पर नर्स के तौर पर रख लिया गया। मैं बहुत ही खुश हुई थी। मुझे एक नर्स की जगह पर रखा गया है। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं डॉक्टर के साथ साथ रहने लगी। मैं एक महिला डॉक्टर के साथ रहती थी। वह भी यहाँ नई नई ही आई थी। उनका नाम भारती था। मैं भारती मैम कहकर बुलाया करती थी। भारती मैम बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नरमी से बात करती थी। मुझे वहाँ पर काम करते हुए 2-3 दिन हो गए थे। वहाँ पर सब ठीक था, लेकिन उस अस्पताल में हर दिन 2-3 मौत हो जाया करती थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि अस्पताल में 1-2 आदमी मौत हो जाया करती थी। इस अस्पताल में हर दिन 2-3 आदमी की मौत होना और 2-3 से ज़्यादा भी हो जाया करती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ही अजीब महसूस होता। और जिस वार्ड में भी उन लोगों की मौत होती, वह वार्ड बहुत ही अच्छी थी, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी और वहाँ पर अच्छा इलाज होता था, तो इतनी लोगों की मौत नहीं होती। हॉस्पिटल इतना अच्छा था, नाम भी था, और यहाँ के डॉक्टर भी एक से एक थे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर थे। फिर यहाँ इतनी मौत क्यों हो जाती थी। ये कोई कुदरती मौत नहीं थी, ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई राज है। यही सब मेरे मन में चलता, लेकिन ऐसे अस्पताल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। मैंने कई बार भारती मैम से भी कहा मैं रोज़ाना इतनी मौत होना यह कोई संयोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कोई राज है। लेकिन भारती मैम बातों को टाल देती और कहती यार तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें रहना है ना, काम करना है ना तो करो, वरना ये जॉब छोड़ दो, इधर उधर की बातें मत किया करो, देख रही हो ना सब अपने काम से काम रखते हैं। मैंने कहा मैम ये क्या बात हुई, इतने लोगों की रोज़ाना मौत होना कोई आसान बात नहीं है और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसमें किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन, कोई भी हो सकता है, और अपनों का खोने का गम क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने सोचा कि भले ही भारती मैम कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं भी उनके चेहरे पर वह दर्द देखा है जब लोगों की मौत होती है। मैम को परेशान होते हुए देखा है, ज़रूर कोई गहरी बात है। यही सब सोचते सोचते कब टाइम ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैं उस दिन ज़्यादा काम भी नहीं की, घर चली आई। घर पर भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही सब चल रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि डॉक्टर अलग अलग क्यों बटे हुए हैं, हॉस्पिटल तो एक ही है, तो सबको एक साथ ही काम करना चाहिए।
कोई भी वार्ड में जा सकता है, आ सकता है, लेकिन जो स्पेशल वार्ड थी उसमें सिर्फ बड़े डॉक्टर ही जाया करते थे। और मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ रहकर देखूं कि आखिर बात क्या है। अगली सुबह मैंने अस्पताल के लिए जल्दी ही निकल गई। जब अस्पताल पहुंची और देखने लगी, मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन जितने भी स्पेशल वार्ड थे वह सब अलग और एक जैसे ही थे। ऐसे तो वार्ड के अंदर हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैं उस दिन सुबह गई थी, इसी के कारण मैं वार्ड को खोल कर देखी तो उसमें इतनी भी ख़ास चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर भी उसे स्पेशल वार्ड कहा जाता था। उसके अंदर एक और दरवाज़ा बना हुआ था, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी इसके अंदर क्यों दरवाज़ा बना हुआ है। फिर मैं उस वार्ड को बंद कर दिया और बारी बारी से सब वार्ड को खोलकर देखने लगी। सब वार्ड एक जैसे ही थे। जो भी सामान एक वार्ड में था वैसा ही सामान सब वार्ड में रखा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि हर वार्ड में एक दरवाज़ा लगा हुआ था कि अगर कोई एक वार्ड में जाता है तो उस वार्ड से दूसरे तीसरे कमरे, यानी कि जितने भी कमरे थे उतने कमरे में जा सकता है। और उसके बाद एक और रूम था जिसको मैंने कभी खुलते हुए नहीं देखा था। वह स्पेशल वार्ड से कनेक्टेड था। उस स्पेशल वार्ड उस रूम में जाया जा सकता था, लेकिन बाहर से उस रूम को खोलते हुए मैंने कभी नहीं देखा था। उसमें ताला लगा हुआ था, अंदर से भी और बाहर से भी। यह देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोचा इसका राज तो अब डॉक्टर के साथ ही जाकर पता चलेगा। इसीलिए जब सब डॉक्टर आने लगे तो मैंने एक बड़े डॉक्टर से कहा, सर आप मुझे अपने साथ काम करने के लिए ले लीजिए। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं जो सीखना चाहती हूँ मुझे आप ही सिखा सकते हैं। यह सब मैंने उनसे इसलिए कहा था कि वो मुझे अपने साथ रखें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं, तुम जिसके साथ हो उसी के साथ रहकर काम करो, वह भी तुम्हें सब सिखा देंगे, हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर मैं उदास हो गई। मेरे पास यही मौका था, लेकिन यह भी हाथ से निकल गया। मैंने बहुत सोचा। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने फैसला किया कि मैं डॉक्टर के साथ उसी का वार्ड बॉय बनकर जाऊंगी। ऐसे नहीं तो वैसे ही सही। उस दिन मरीज आने लगे तो मैंने उस वार्ड बॉय को कपड़ा पहन लिया और बड़े डॉक्टर के साथ जो लड़का जाया करता था उसको किसी काम के लिए बाहर भेज दिया। कहा कि तुम्हें सर नहीं भेजा है। यह सुनकर वह लड़का चला गया। मैं उस डॉक्टर के साथ बोली। मैं उस डॉक्टर के साथ जा ही रही थी, तभी डॉक्टर मुझसे बातें करने लगा। वह कहने लगा, तुम्हें पता है ना आज क्या क्या करना है, कैसे लोगों का इलाज करना है, कौन सा सामान देना है। मैंने सिर्फ सर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। काफ़ी देर तक डॉक्टर ने मुझसे बहुत सारी बातें की। जब मैं नहीं कुछ बोल रही थी तो उन्हें मुझ पर शक होने लगा और दरवाजे के पास जाते जाते वह रुक गए और कहने लगे, तुम अपना मास्क हटाओ। तो मैंने नहीं हटाया। उन्होंने कहा, मैंने कहा तुम अपना मास्क हटाओ। तो मजबूरन मुझे मास्क हटाना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि मैं हूँ तो मुझे डांटने लगे। कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ आने की, मैंने तुझे मना किया था ना, फिर तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं अभी चेयरमैन से बात करके तुम्हें बाहर निकलवाता हूँ। मैंने कहा, नहीं सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। सर मैं आपसे कही थी ना, मुझे बहुत कुछ सीखना है और मुझे आप ही सबसे समझदार लगते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ बोली। ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। मुझे जॉब से मत निकालिए। कहने लगे, मैंने तुम्हें सुबह ही मना किया था, फिर भी तुम क्यों आई मेरे साथ। सर मैंने कहा था ना कि मुझे सीखना है, इसीलिए मैं आपके साथ आ गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। इतना कहकर वो डॉक्टर वहाँ से मुझे भेज दिया और मेरा ये प्लान भी फेल हो गया था। मैं उदास होकर हॉस्पिटल के हॉल में अकेली बैठी थी। तभी भारती मैम आई और कहने लगी, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम इन सब मामले में मत पड़ो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। इन सब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनके मामले में पड़ने की। देखा, आज तुम्हें जॉब से निकालने की धमकी दे रहे थे, कल ऐसा ना हो कि तुम्हें जॉब से ही निकाल दे। और इन बड़े डॉक्टरों का हुक्म ज़्यादा चलता है हम लोगों पर। मैं भी ये सब देखती हूँ, मुझे भी सब ठीक नहीं लगता। मैं जानती हूँ अस्पताल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ और तुम्हें भी चुप रहना होगा। तो मैंने भारती मैम से कहा, नहीं, मैं चुप नहीं रहूँगी। इस अस्पताल का जो भी राज है वो तो मैं सामने ला कर रहूँगी, क्योंकि अपनों का खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसमें भले ही आप मेरा साथ दे या ना दे,
भारती मैम ने कहा, तुम पागल मत बनो, इन सब में पढ़कर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। मैंने भारती मैम से कहा, यह तो खतरनाक है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगी। लेकिन एक बात बताइए, जब इस अस्पताल में इतने लोगों की मौत होती है तो लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते ही क्यों हैं? इतना इस अस्पताल का नाम क्यों है? तो भारती मैम कहने लगे, ओ इसलिए क्योंकि मरने वाले इंसान को उसके परिवार वालों को कुछ रुपए दिए जाते हैं ताकि उससे उनके घर वालों की मदद हो सके। ऐसा करके अपने हॉस्पिटल का नाम भी करवाते हैं और अपना गुनाह भी छिपाते हैं। और लोग बेवकूफ़ ये समझते हैं कि ये हॉस्पिटल वाले अच्छे हैं, चंद पैसों की लालच में अपनों की ज़िंदगी यहाँ पर लाकर बर्बाद कर देते हैं। एक तो फ्री में इलाज, और जब आदमी मर जाता है तो पैसे दिए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस अस्पताल का तो नाम होगा ही और लोग इसमें आएंगे ही। तब मुझे समझ में आया कि इस अस्पताल का इतना नाम क्यों है और इसमें इतने लोग आते क्यों हैं। उस दिन मेरा मन नहीं लग रहा था काम में। मैं दोपहर को ही घर चली आई। घर आई तो मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ, कोई परेशानी है, इस टाइम घर क्यों चली आई? तो मैंने कहा, नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है लग रही थी, इसीलिए मैं चली आई। कहने लगे, क्या हुआ है, बुखार है तुझे, दिखा तो अपना हाथ। नहीं बुखार नहीं है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ तो ठीक हो जाऊँगी। बिस्तर पर जाकर लेट गई और सोचने लगी। सोचते सोचते मुझे मेरे पापा का ख्याल आया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पापा को इन्हीं लोगों, शायद उन्हें भी कुछ पता चल गया हो, इसीलिए सब किया हो। तो मैंने अपना मन बना लिया था कि अब इस हॉस्पिटल का पर्दाफाश करके रहूँगी। मैंने चाचा को फ़ोन लगा और सारी बातें उनको बता दी और उनसे कहा कि मैं कल अस्पताल का राज ज़रूर आपको बताऊँगा। फिर उसमें लोग इतना मरते क्यों हैं, इसमें आपको मेरे साथ देना होगा। तो चाचू ने कहा, मेरा पूरा सपोर्ट है बेटा, तुम्हें जो करना है करो, मैं देखता हूँ तुम्हें कौन नुकसान पहुँचाता है। मैंने कहा, ठीक है अंकल, तो कल मिलते हैं। मैं भी सुबह जल्दी उठ गई, नहा धोकर नाश्ता करके अस्पताल के लिए निकल गई। अस्पताल पहुँची तो वहाँ पर कोई नहीं था। जाकर स्पेशल वार्ड के सबसे लास्ट वाले कमरे में छिप गई, क्योंकि सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नर्स बनकर उन डॉक्टरों के साथ जा नहीं सकती थी और ना ही वार्ड बॉय बनकर। अगर ऐसा होता तो मुझे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इसीलिए मैं सुबह ही इस वार्ड में जाकर छिप गई थी। वहाँ पर एक अलमारी रखी हुई थी, मैं उसी के आड़ में छिप गई। मैं वहाँ पर छिपी हुई थी कि मेरे धक्का लगने से अलमारी के ऊपर से एक फ़ाइल नीचे गिर गई। उस फाइल को खोला तो मेरे हैरत की इंतहा न रही। उस फाइल के अंदर मेरे पापा की फ़ोटो थे और उस फ़ोटो को रेड कलर से मार्क किया गया था। ये देखकर मेरे खून सूख गए थे। मैंने जैसा सोचा था, ये तो उससे भी बड़ा साजिश हो रहा था। जब 10 बज गए और सब डॉक्टर और मरीज अस्पताल आने लगे, तब मैं इस वार्ड के अंदर छिपी हुई थी। तभी कुछ डॉक्टर उस वार्ड के अंदर दाखिल हुए और अपना अपना काम करने लगे। थोड़ी ही देर बाद उस वार्ड में मरीज भी आने लगे। कुछ मरीज का तो उन्होंने तो अच्छे से इलाज कर दिया और थोड़ी ही देर से थोड़ी सी फीस लेकर उन्हें रवाना कर दिया। आधा समय बीत गया था वहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी बॉडी अकड़ गई है। मैं वहाँ से निकलना चाहती थी, मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? वहाँ से बाहर भी नहीं आ सकती थी, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। तभी 2 मरीज और आए। उनमें से एक काफ़ी उम्र दराज लग रहा था और एक अभी नौजवान थे। उन डॉक्टरों में अलग अलग वार्ड में ले जाकर उनका इलाज करना शुरू कर दिया। मैं जिस वार्ड में छिपी थी, उस वार्ड में उस नौजवान आदमी का इलाज होने लगे। मैंने देखा कि उस आदमी को बेड पर लिटा दिया गया था और उस बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया था। उससे मामूली से पेट में दर्द थी, लेकिन डॉक्टर यह क्या कर रहे थे? उसके बाद डॉक्टर मल्होत्रा ने उस आदमी का ऑपरेशन करने लगे और बिना किसी बीमारी के उस आदमी का पेट खोल दिया और उसकी दोनों किडनी निकाल कर उसमें रुई को भर दिया और फिर टाँके लगाकर आदमी के पेट पर चमड़े जैसे दिखने वाली एक पतली सी चमड़ी को उसके पेट पर अच्छे से चिपका दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस आदमी के पेट के ऑपरेशन हुए हैं और बिल्कुल सही लग रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी ज़िंदगी नहीं रही, मौत के मुंह में जा चुका था, वह कभी दोबारा उठ नहीं सकता था। मैंने तुरंत ही अपने चाचा को फ़ोन लगाया। ये सब कुछ देखकर तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या करूं। मैं उस आदमी को भी बचाने की कोशिश नहीं की,
मैं इतना शॉक हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने चाचू को फ़ोन लगाया और कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। थोड़ी सी देर के बाद मेरे चाचा अस्पताल आ गए और उन्होंने बारी बारी से अस्पताल की चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने स्पेशल वार्ड की भी चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन वहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। लेकिन जब वो सीक्रेट रूम में आए जिसमें हमेशा ताला लगा हुआ था, उस रूम को खोलने के लिए कहा तो किसी ने भी नहीं खोला। सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। हॉस्पिटल तभी हॉस्पिटल के चेयरमैन आ गए और उन्होंने कहा, भाई क्या हो गया, क्या हो रहा है? आप हमारे अस्पताल की चेकिंग ऐसे नहीं कर सकते, आपको पता है ना? मेरे चाचू कहने लगे, हाँ मुझे पता है, हम आपके अस्पताल की चेकिंग ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं परमिशन लेकर आया हूँ और ये रहा कागज़, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। जिससे वो कुछ भी नहीं कह पाया और उस ताले को खोलने का नाटक करने लगे। लेकिन जब वह ताला नहीं खुला तो उस ताले को मेरे चाचू ने तुड़वा दिया। और जब अंदर गए और अंदर का नज़ारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर तो कई सारे डीप फ्रीज रखे हुए थे, रेफ्रिजरेटर, ठंडे ठंडे चीज़ रखी हुई थी। जब चाचू ने उसे खोल कर देखा तो हैरान रह गए। उसमें लोगों की किडनी तिल रखे हुए थे और डिब्बे में पैक थे और उस रूम के अंदर कोई भी नहीं था। ये सब देखने के बाद सबके तो होश ही उड़ गए थे। तो चेयरमैन ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? ये सब हमने लोगों से निकाला है। ये भी तो हो सकता है कि हमने इसे खरीद कर मंगवाया है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारा हॉस्पिटल लोगों की कितनी मदद करता है। मेरे चाचा कहने लगे, भले ही हमारे पास सबूत ना हो, लेकिन हम जल्दी ही सबूत ला लेंगे। तभी मैंने कहा, नहीं चाचा, सबूत है हमारे पास। मैंने ये कैमरा उस वार्ड में लगाया था जहाँ पर ये सब हो रहा था। इसमें सब रिकॉर्ड हुआ है और भी ये रिकॉर्डिंग काफ़ी है इन सबको जेल भिजवाने के लिए। चाचा, ये रिकॉर्डिंग देखकर बहुत दुख हुआ और खुशी भी हो गए। उसके बाद उस सारे डॉक्टर के खिलाफ केस फाइल की और उन सबको जेल में बंद कर दिया गया। और उस अस्पताल को सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पर ले ली और उसमें जितने भी बुरे काम हो रहे थे वह सब के सब बंद हो गए। पूछताछ करने के बाद और इंक्वायरी लेने के बाद पता चला मेरे पापा को भी इन लोगों ने ही मरवाया था, क्योंकि इतना सच उन्हें पता चल गया था और वो शिकायत करने के लिए पुलिस के पास जा रहे थे। इसी वजह से उन लोगों ने मेरे पापा को भी मरवा दिया था। ये सब जानने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैंने ये बात घर पर नहीं बताई। अगर मैं घर पर बता देती तो उन्हें बहुत दुख होता। एक तो पहले ही वह भूलने की कोशिश कर रहे थे और फिर से उन्हें बात पर ये इन यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए ये बात मैंने अपने तक ही रख ली। उसके बाद मैं इस अस्पताल में काम करना शुरू कर दी और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आगे चलकर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक काबिल डॉक्टर बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी, और मेरा ये सपना पूरा भी हुआ। मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती, लेकिन फिर भी मुझे ये ज़िंदगी तो जीनी ही है, चाहे दुखी होकर या खुश होकर। तो क्यों ना हम खुश होकर ही जिए और हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी भले ही एक काल्पनिक है, लेकिन ऐसी घटनाएं कई जगह होती है। अगर आपको भी इन सब घटनाओं के बारे में पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की पहले नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।